हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय साइंस स्पोकन मसीसा चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस। अब मैं आपको पूरा टेंस पढ़ा दूंगा। आज डे फर्स्ट, फिर डे सेकंड, फिर डे थर्ड, डे फोर्थ। तो जो आपका डे चलेगा तो वन बाय वन मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ विथ टूगेदर आई विल डू प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस करूंगा एंड आई विल आस्क टू यू। मैं आपसे पूछूंगा एंड यू विल रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं तो मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, वो रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है। सो मैं यहाँ से टेंस डे फर्स्ट स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतना देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको समझना क्या है। सब पहले ये चीज समझ लीजिए, इसका पहचान क्या होता है। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है पाया जाए, वो आपका कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी पहचान और उसका हैप्पी हो क्या? रिकॉग्नाइज पहचान, ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, मैं पहचान से पहले चीज और आपको पहचान कराना चाहूंगा। कुछ बच्चे हैं जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं पहचान पाते। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं पहचान पाते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज कराने के लिए मैं कुछ चीज यहाँ बताने वाला हूं। बस उस पे आप फोकस करिए, आपको समझ में आएगा। सो कम ऑन द पॉइंट। तो ये पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एक बार यस ईएस लगता है और भी लगता है डू और डज लगता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किसमें डू लगता है और किसमें डज लगता है। साधा तो मैं समझा दूं, जब आपका सेंटेंस सिंपल होगा या कह सकते हैं कि अफर्मेटिव होगा, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे यस या ईएस का विथ सिमिलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? यस या ईएस का। और किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ, जिसे इंग्लिश बोलते हैं सिमिलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिमिलर सब्जेक्ट। अब वो सिमिलर सब्जेक्ट है कौन हमारे? जैसे ही, सी, ईट, नेम। तो इसके साथ हमें प्रयोग किसका करना है? यस यस का। इसके साथ मतलब होता है कि वर्ब में यानी क्रिया में हमें किसका प्रयोग करना है? यस या ईएस का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, कहां पे यस का प्रयोग होता है, कहां पे ईएस का प्रयोग होता है। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि इस एक वचनकर्ता के साथ विद सिमिलर सब्जेक्ट विल हैव टू यूज एस एंड ईएस, बट यू शुड नो वेयर यूज एस एंड वेयर यूज ईएस। आपको जानना चाहिए कहां पे एस का प्रयोग होता है और कहां पर ईएस का प्रयोग होता है। तो देखिए, तो यस या ईएस का प्रयोग जब किसी भी, आप नोट में लिख सकते हैं कि जब किसी वर्ब के अंत में हमें क्या मिल जाए? ओ एक्स जेड डबल एस एस एच सी एच और एस, अगर ये मिल जाए, कौन सा? आप लोग बोलिएगा, कौन सा? ओ एक्स जेड डबल एस एस एच सी एच और एस। अगर ये किसी भी वर्ब के अंत में मिलते हैं तो इसमें प्रयोग किया जाएगा ईएस का प्रयोग होगा। तो किसका प्रयोग हो जाएगा हमारा? किसका? ईएस। किसके साथ? ओ एक्स जेड डबल एस 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 सी एच एस। अगर ये भी किसी वर्ब के अंत में आते हैं तो उसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? ईएस का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो इतना क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो क्लियर है, अब किसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा, जब कर्ता हमारा बहुवचन होगा, तब उसके साथ किसका प्रयोग नहीं होगा? एस या ईएस का। अब प्लूरल नंबर है तो हमारे आई, यू, वी, दे।
इसके साथ आपको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। विथ प्लूरल सब्जेक्ट यू कैन नॉट यूज एस और ईएस। क्लियर है? इससे कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज पहचान करा दूं कि कहां पे यस या ईएस, नहीं सॉरी, इसके पहले आपको बता दो डू और डज का प्रयोग कब होता है। ठीक है, जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रागेटिव हो, जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रागेटिव हो तब उसमें किसका प्रयोग होता है? डू और डज का। सेम प्रोसेस है, बस इसमें फर्क क्या होता है, जब अफर्मेटिव होता है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है वर्ब में, लेकिन जब निगेटिव या इंट्रागेटिव तो उसमें किसका प्रयोग होता है? डू और डज का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसमें डू डज आएगा उसमें यस ईएस नहीं लगेगा, और जिसमें यस ईएस आएगा उसमें डू का प्रयोग नहीं होगा। ये किसमें? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा निगेटिव और इंट्रागेटिव किसका प्रयोग होता है? डू और डज का प्रयोग होता है। अब देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, अब बहुवचन कौन से हमारे? आई, यू, वी और दे। अगर ये बहुवचन करता है तो निगेटिव में इसके साथ डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट और डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। और जब हमारा यही निगेटिव में एक वचन करता होगा तो ही, सी, ईट और नेम, इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे हम? डज नॉट का। अब इसको शॉर्टकट बोला जाता है डोंट, और इसको शॉर्टकट बोला जाता है डजंट। ठीक है, शॉर्टकट में इस डू नॉट को डोंट बोलते हैं और डज नॉट को बोलते हैं डजंट। बस ये बात को आपको याद रखना है कि डू डज का प्रयोग जब सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो उसमें होता है, या इंट्रागेटिव हो तब उसमें डू डज का प्रयोग होता है। और एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया सभी को? न समझ में आए बताइए कमेंट करके, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो जब इतना क्लियर है कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? दो होता है, एक यस या ईएस और दूसरा डू और डज होता है। तो डू डज कब लगता है? जब हमारा सेंटेंस कौन सा हो? निगेटिव या इंट्रागेटिव हो तो उसमें किसका प्रयोग होता है? डू और डज का। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसमें किसका प्रयोग? यस या ईएस का प्रयोग होता है। कहां पे यस का प्रयोग होता है? जब हमारा नाउन, जब हमारे वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, डबल एस, यस या सी एच आ जाए, किसका प्रयोग हो जाएगा? ईएस का। और जब ये न रहेंगे तब किसका प्रयोग हो जाएगा? यस का। और एक वचन कर्ता के साथ रखते हैं वर्ब में, लेकिन जब कर्ता हमारा बहुवचन हो तो तब उसके वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? यस। अब सबसे बड़ी चीज, जिन बच्चों को अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, आई मीन कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य सब नहीं पहचानने आता, सब कुछ जानते हैं, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, अगर इसको आप जानते हैं लेकिन इसका प्रयोग कैसा होगा ये नहीं पता, तब भी प्रॉब्लम आपको है। लेकिन टेंस बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहचानना सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट और अदर कौन है। क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कर्ता कौन है, हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन, ऑब्जेक्ट। मैं आपको जस्ट एक बार पहचान करवाऊंगा, यकीन मानिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी हाल में आप टेंस को पहचान सकते, कौन सा टेंस है, कर्ता हमारा कौन है, इसे पहचान में आपको थोड़ा सा भी देरी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं, लिसन। देखिए करना क्या, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिख लिया, मैंने लिखा कि जैसे हम संगम कमरे में मुझे एक किताब देता है। सेंटेंस क्या है? संगम कमरे में मुझे एक किताब देता है। देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म आपके सब है। अब आप पहचानेंगे कैसे, ये चीज मायने रखता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फार्मूला है, उसको याद करना पड़े, बस फार्मूले को माइंड बैकअप कर लीजिए। यकीन मानिए जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कौन करता है कौन क्रिया है। नेवर 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 मीन्स कभी नहीं, बस इस चीज को फार्मूला बस आप याद कर लीजिएगा, बस उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे करता कौन है। चलिए फार्मूला चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल तो समझाना चाहूंगा।
कि जैसे समझ लीजिए गांव है, ये गांव है, गांव में आपके किसी किसी गांव में मुसारा पाए जाते हैं, मुसारा समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों का घर ये है, ठीक है, ये हम लोगों का घर है, तो उन बेचारों का घर एक साइड होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मुसारा घर कहाँ, गांव के अंत में, मुसारा घर कहाँ, गांव के अंत में, मुसारा घर कहाँ, गांव के अंत में। इसी तरह जो टेंस में क्रिया होती वो कहाँ होती, वाक्य के अंत में। क्रिया कहाँ, वाक्य के अंत में। मुसारा घर कहाँ, गांव के अंत में। मुसारा घर कहाँ, गांव के अंत में। तो क्रिया कहाँ, वाक्य के अंत में। सेंटेंस चाहे आपका इतना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो, सबके लास्ट में हमें, सबके लास्ट में क्या मिलेगी आपको, क्रिया मिलेगी। क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी, ठीक है। तो ये क्रिया एक छोटा सा अगर हमने यहाँ ट्रांसलेशन लिख दिया कि मैं जाता हूँ, देखिए अब इसमें क्रिया अंत में क्या देखिए आप पहचानिए, अंत में है क्या, अंत में क्या है, जाता, तो आपका यही क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब इस सेंटेंस देखिए छोटा सा है, मैंने कहा ना चाहे सेंटेंस इतना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन क्रिया हमेशा कहाँ रहेगा, वाक्य के अंत में। अब सेंटेंस इतना बड़ा है फिर भी क्रिया कहाँ है, अंत में है। तो उस क्रिया को आप बस एक समझिए, वो जनजाति कौन सी, मुसारा, उसको समझ लेंगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। पहले वो पत्थर लेके हमारे गांव पे, हमारे घर पे देने आते, मान लो किसी तरह नहीं पड़ता था पत्थर, पहले आज फाइबर का चल रहा है, लेकिन पहले वही पत्थर लेके आते थे, उनको सब पता था किसका घर कहाँ है, कौन किसका है। आज फाइबर जमाना अलग बात है। तो उसी तरह मुसारा पता होता कौन कहाँ का घर है, किसका कौन है, सब पता उनको होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्रिया भी सब बताएगी, ये क्रिया बताएगी इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन, सब्जेक्ट कौन, सब बताएगी इसमें। बस आप फोकस करिएगा, बस नजर इधर से नहीं होनी चाहिए, पूरी नजर आपकी व्हाइट बोर्ड मेरे वर्ड पे होना चाहिए। क्लियर, क्या देखते हैं। तो ये हो गया क्या देता है। अब इसमें आपको करना क्या है, क्रिया तो पहचान लिए, हमें ढूंढना किसको है, कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य शब्द। ये 1 2 3 4, ये 4 चीज ढूंढना है आपको, कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है। अब इसको ढूंढने की एक चीज आपको मिल चुका है, क्या मिल गया, क्रिया मिल गया। अब क्रिया तो आपको मिल गया है, बचे हैं 3 लोग, कर्ता, क्रिया और कर्ता, कर्म और अन्य शब्द, ये 3 बचे हैं। अब इनको पता करने बस एक फॉर्मूला फॉलो करिएगा, जैसे क्या या किसे, क्या या किसे लगाओ, क्या या किसे लगाओ कर्म पाओ। और लगाना कहाँ है आपको, लगाना कहाँ है, लगाना आपको बस कहाँ है, क्रिया में। अब बस क्रिया से पूछना है, उस मुसारे से पूछना, पूरा बताएगा वो, बस आप उससे पूछिए सब बताएगा। तो क्या किसे लगाओ, कर्म पाओ। फिर इसके बाद कहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ, अन्य शब्द पाओ, अन्य शब्द पाओ। उसके बाद कौन लगाओ, कर्ता पाओ। ठीक, तो हम क्या किसे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। कहाँ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अन्य शब्द मिलेगा। और कौन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्ता। अब देखिए पहचान कर आते हैं, बस अब बस कहाँ लगाना है, क्या। तो इसमें आपको, जिससे मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं, एक किताब देता है, ठीक, यही सेंटेंस आपका था। मैंने कहा तो क्रिया तो मिल गया है, यहाँ पे क्रिया वर्ब मिल गया है, बस इसे हमें शुरुआत यहां से करना है, क्या से। अब इससे पूछिए क्या देता है, पूरे वाक्य, संगम कमरे मुझे किताब देता है, संगम कमरे में मुझे एक किताब देता है। क्या देता है आप बताइए, क्या देता है, किताब, किताब देता है ना। बस क्या लगाया तो हमें क्या मिल गया, कर्म मिल गया। फिर इसके बाद किसे लगा देखते हैं, फिर यही क्या घटाओ, फिर किसे लगाओ। किसे देता है, कमरे मुझे किताब देता है, संगम कमरे मुझे एक किताब देता है। किताब किसे देता है, मुझे देता है। तो यहाँ पे मुझे लगाया, मुझे क्या मिला, कर्म मिला, क्योंकि क्या है, किसे लगाने से क्या मिलता है, कर्म मिलता है। याद कि कर्म 2 होते हैं, पूरी दुनिया जानती है कर्म 2 होते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो कर्म 2, बता सकते हैं कौन कौन। एक पुण्य होता है, एक पाप होता है।
ये तो सब जानते हो ना, कर्म दो, एक पुण्य होता है, एक पाप होता है। लेकिन टेंस में दो कर्म होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। तो यहाँ किताब सजीव है, निर्जीव है? निर्जीव। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात, ऑब्वियसली दिस इज नॉन लिविंग एंड मी, और मुझे, मैं सजीव हूँ। सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग। सजीव बोलते हैं लिविंग और निर्जीव बोलते हैं नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्रिया आप सबको कर्म क्या किसे लगाने सजीव मिलता है, और क्या लगाने से निर्जीव मिलता है। लेकिन मिलते दोनों कर्म हैं। अब उसके बाद कहाँ लगाते हैं? अब कहाँ लगाओ, अन्य शब्द पाओ। अब देखिए कहाँ लगाते हैं, पूछना किससे, याद करिए मैंने किसको कहा पूछ, बस एक ही बात पूछना, उस क्रिया से पूछना है। पूछिए किताब कहाँ देता है? किताब कहाँ देता है? कमरे में देता है। जिससे मिला हमें अदर वर्ड मीन्स क्या होता है? अन्य शब्द। देखिए हमें क्रिया मिल गया, कर्म मिल गया, और अन्य शब्द बचा कौन है? संगम, यानी कौन देता, मुझे किताब कौन देता है? संगम। किताब कौन देता है? संगम। सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? संगम हो गया। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप उनको पहचान, तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, तो उसको आपको करके बताना, ठीक है? उसमें एक एक करके आप बताइएगा कि उसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अरविंद अमित को स्कूल में हिंदी पढ़ाता है। अरविंद अमित को स्कूल में हिंदी पढ़ाता है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, बस उसी वे को पहचानना है जो मैंने आपको तरीका बताया था। बस क्रिया कहाँ रहती है? क्रिया कहाँ रहती है? वाक्य के अंत में। क्रिया कहाँ रहती है? वाक्य के अंत में। क्रिया कहाँ रहती है? वाक्य के अंत में। तो अंत में हमें क्या मिल गया? क्रिया मिल गया। क्रिया की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या था, रूल में नोट में लिखवाया था, क्या या किसे लगाओ, कर्म पाओ। तो क्या देता है, क्या पढ़ाता है? हिंदी। क्या पढ़ाता है? हिंदी। हमें कर्म फिर मिल गया, इसे हम कर्म इंग्लिश बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, क्या लगा, किसे लगा दे देते हैं, किसे पढ़ाता है? अभी देखिए उसके बाद मुझे था ना, जब किसी भी नाम के पहले को लग जाए, किसी भी नाम के पहले को लग जाए तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है वो आपका। किसी भी नाम के पहले क्या लग जाए? को लग जाए तो समझ लीजिए आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए किसे पढ़ाता है? अमित को कि अरविंद को किसके बगल आया है? अमित को ना, अरविंद को आया है, अमित को आया है ना, अरविंद को, अमित को। तो जिसके बगल को आ जाए वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। फिर उसके बाद मैंने नोट लिखा था, कहाँ लगाओ अन्य शब्द पाओ। अब कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। बस इसी बेचारे से पूछो, बेचारा सब बताएगा, क्योंकि पूरे गांव में टहला है ये। कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है, कौन प्रधान है, कौन क्या है, कौन ढिंका है, क्या सब उसको पता है। तो बस कहाँ लगाओ, कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। ये हो गया आपका अदर वर्ड। क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। फिर उसके बाद बच्चा को, बेचारा सबको सब बता दिया, बच्चा को गांव का मुखिया अरविंद। कौन बचा? गांव का मुखिया अरविंद बचा। अब बस उसको पूछो कौन पढ़ाता है? मास्टर साहब। कौन इसमें है? अरविंद पढ़ाते, मास्टर साहब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे करता कौन है? अरविंद है। तो अमित क्या हुआ? शिष्य हुआ। तो अरविंद करता, ऑब्जेक्ट। सिंपल तो चीज और समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। यस सर। तो मैं हुआ करता, आप पढ़ रहे हैं ना। यस सर। आप हो गए कर्म। जैसे आपके पापा या मम्मी आपको एक हाथ मार दिए, तो वो करता है कि कर्म है?
वो करता है। आप मार खा लिए कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो आप क्या हो गए? कर्म हो गए। यानी जो करे वो करता और जिसपे किया जाए वो कर्म। जो करे वो करता और जिसपे किया जाए वो कर्म होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। I think you should practice 1, 2, 3, 4 times at your home. आपको 1, 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करना चाहिए आपके घर पे। I think then you be perfect. तब आप एक अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट आज ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि ये PART पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा पूरा टेंस। अगर आपको ये चीज पूरा सबको जो वीडियो देख रहे हैं अगर सबको क्लियर है तो ये चीज वहां पे क्लियर है तो यस कर दीजिएगा। अगर नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट बताइएगा। मैं एक बार फिर इसी वीडियो को फिर रिपीट करके बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। Yes. तो डोंट फॉरगेट वॉच फुल वीडियो और टिल एंड अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। अगर अंत तक नहीं देखे, यकीन मानिए अगर अंत तक देख लिए ना तो ये पहचानने की बहुत छोटी बात, किसी को बता सकते, समझ सकते खुद ही आप। ओके, सो नेक्स्ट आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।